हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम GOC2 चैप्टर के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और इन 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू हम पूरे GOC2 चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि नीट 2025 एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा सकता है या आपके एग्जाम में क्या मिस्टेक एग्जामिनर आपसे करवा सकता है। और GOC2 आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में हम सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हर साल आपके एग्जाम में यहां से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो इजीली आप एग्जाम में 25 से 30 अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। तो प्लीज आप GOC2 को इग्नोर ना करें, बल्कि अच्छे से प्रिपेयर करें। और इस वीडियो के थ्रू मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक रिएक्शन, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से रिवाइज कराया जाए और एग्जामिनर आपसे इस बार कौन से क्वेश्चन में क्या मिस्टेक करवा सकता है वो भी बताया जाए, ताकि आपकी एक भी मिस्टेक ना हो और आप सारे क्वेश्चन ठीक करके अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं। तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और जहां भी मिस्टेक या इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उसको नोट करके एग्जाम से पहले बार बार रिवाइज जरूर करें। ठीक है भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन कौन से हैं भाई? आपको पता है ये बीवाइज क्लासेस की जो केयर टेस्ट सीरीज है उसके टेस्ट के क्वेश्चंस है। GOC2 के टेस्ट में टोटल 50 क्वेश्चंस है और 50 के 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, हर टेस्ट से पहले मैं क्या करता हूं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाता हूं जो आप रिवीजन के लिए नोट कर सकते हैं। लेकिन आज लिस्ट में मैंने लिख दिया ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, यानी इन 50 के 50 क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है कम से कम एक बार, और आपको इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। और दूसरी बार अटेम्प्ट करते टाइम अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं कर पाते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देख के अपना डाउट क्लियर कर लेना है। और टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद जब आप वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ये टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है वो बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके केयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके और टेस्ट में जाकर के GOC2 का टेस्ट अटेम्प्ट करके इन वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू GOC2 चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं GOC2 का पहला क्वेश्चन। पहला और इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट से 50 तक। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है? फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है जिसमें N प्रोपाइल ब्रोमाइड है, KOH के साथ रिएक्शन करी, क्या बन गया? प्रोपिन बन गया प्लस KBr प्लस वाटर। ठीक, दूसरी रिएक्शन में क्या है? ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है, इसकी KOH के साथ रिएक्शन कराई और यहाँ पे क्या बन गया? ये बन गया 2 प्रोपेनॉल। और तीसरी रिएक्शन में साइक्लोहेक्सिन Br2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। तो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी इनमें कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन है, कौन सी सब्स्टिट्यूशन है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे Br गया और यहाँ से H गया, इसलिए ये आपका एल्कीन बना है। ये बन रहा है ना एल्कीन। एल्कीन कैसे बनता है? एलिमिनेशन रिएक्शन से। तो ये तो हो गई आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन में क्या हुआ? यहाँ पे Br गया और Br की जगह OH माइनस एज ए सब्स्टिट्यूट आया है। तो OH माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल एज ए सब्स्टिट्यूट आएगा, उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, फिर इसके बाद ब्रोमीन यहाँ पे क्या हुआ है? Br2 ऐड हुआ है यहाँ पे डबल बॉन्ड पे, और जब एल्कीन में डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, यहाँ पे Br प्लस होगा, Br प्लस पे यहाँ पे ये एल्कीन ऐसे आकर के रिएक्ट करती है, ऐसे दिखाएंगे एरो, वो 21 पे अटैक करेगा। इसमें हम क्या बोलते हैं भाई? इसमें हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे ये Br2 क्या बनाएगा? Br प्लस बनाएगा और इस Br प्लस पर आकर के ये एल्कीन अटैक करेगा, फिर दूसरे कार्बन पे Br माइनस जुड़ जाएगा। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहली तो है एलिमिनेशन, दूसरी है सब्स्टिट्यूशन और तीसरी है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो देखो कहां लिखा है? A इज एलिमिनेशन, B C सब्स्टिट्यूशन नहीं, A सब्स्टिट्यूशन, B C एडिशन नहीं, A एंड B आर एलिमिनेशन, ये भी नहीं, A इज एलिमिनेशन, B इज सब्स्टिट्यूशन, C इज एडिशन रिएक्शन। आंसर इज 4। तो एक ही क्वेश्चन में आपको 3 टाइप की रिएक्शन रिवाइज करा दी, इसलिए इस टेस्ट का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको ये टेस्ट कम से कम 2 बार अटेम्प्ट करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसे इजी क्वेश्चन को आप आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में
टेस्ट में कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज। इनमें से भाई क्या पूछा उसने, ESR का ऑर्डर क्या आएगा। देखो ESR में क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक, ये बेंजीन रिंग क्या करती है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन लगा, ये इलेक्ट्रोफाइल पर जाकर के अटैक करेगी और यहाँ पे ये बेंजीन अपनी ये एरोमेटिसिटी लूज कर देगी, ये ऐसे यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये स्लो स्टेप होता है। फिर यहाँ पे ये H प्लस निकल जाएगा, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे एज ए पाई बॉन्ड आ जाएगा, यानी हाइड्रोजन की जगह क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल एज ए सब्स्टिट्यूट आ गया। ये सेकंड स्टेप हो जाएगा, एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेप। तो रेट किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट स्टेप पे, स्लो स्टेप पे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया, बेंजीन ने अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल पे, तो बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल पे उतना जल्दी अटैक करेगा जितना बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ ESR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो प्लस M प्लस H प्लस I क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, रेट ऑफ ESR को बढ़ाएंगे, जबकि माइनस M माइनस I कम करते हैं। तो यहाँ देखो ये प्लस H ग्रुप है ना, यहाँ पे ये OCH3 लगा, ये प्लस M है। ये हैलोजन जब रेजोनेंस में होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, लेकिन जब रिएक्टिविटी चाहिए होती है वो माइनस I का काम करते हैं, और CHO माइनस M है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, Q की होगी, क्योंकि प्लस M है, उससे कम P की, उससे कम R की, और सबसे कम S की हो जाएगी। कौन सा आंसर आया, QPRS, QPRS आंसर इज थर्ड। आप ये बोल सकते हैं ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखो भाई न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन से हो सकते हैं, जैसे एनायन हो सकते हैं, इसमें आपके एनायन आ गए, कोई भी एनायन, जैसे H माइनस है, R माइनस है, RO माइनस है, OH माइनस है, NH2 माइनस है, कोई भी सोन है ना, कोई भी एनायन हो सकता है, हैलाइड आयन हो सकता है ना, कितने ही लिखवा लो यार आप मेरे से, ये ऐसे। ठीक, एनायन न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, फिनोक्साइड एनायन हो सकता है। ठीक, दूसरा होते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन से, जिनके पास लोन पेयर है। लोन पेयर किसके पास, जैसे अमोनिया हो गया है ना, NH3R NH2 है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन सारे, वाटर आ गया, अल्कोहल आ गया, ठीक, फिनोल आ गया, एंड सो ऑन, ये सब आ जाएंगे जिनके पास लोन पेयर है। फिर इसके बाद नॉन पोलर पाई बॉन्ड वाले, नॉन पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग, ये होते हैं आपके न्यूक्लियोफाइल, जिनके पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। ठीक, ये होते हैं आपके न्यूक्लियोफाइल। अमोनिया इज ए न्यूक्लियोफाइल, ये सही बात है, इसके पास लोन पेयर है। न्यूक्लियोफाइल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो ऐसी जगह अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। थर्ड, न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग। हाँ, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन सीकिंग नहीं होते, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को सीक करते हैं, उसको खोजते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट, न्यूक्लियोफाइल इज ए लुईस एसिड। ये लुईस एसिड होता है क्या, नहीं। न्यूक्लियोफाइल्स वर्क एज लुईस बेस बिकॉज दे कंटेन लोन पेयर, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर इज 4। तो आराम से ये क्वेश्चन भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है। ठीक, ये हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा आएगा, फोर्थ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखो अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे ना, सबसे पहले एनायन की ज्यादा होगी, किससे, न्यूट्रल से। फिर इसके बाद यहां पे अगर हम बात करें भाई, अगर पीरियड में है, पीरियड में क्या करेंगे, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घटती है। अब देखो NH2 माइनस OH माइनस और ये मिथॉक्साइड आयन और ये न्यूट्रल, तो न्यूट्रल तो सबसे पीछे चला जाएगा RNH2, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, और जो NH2 माइनस है, OH माइनस है और CH3O माइनस है, इन तीनों में क्या NH2 माइनस का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब ये दोनों रह गए आपका OH माइनस और मिथॉक्साइड आयन, तो मिथॉक्साइड आयन की ज्यादा होती है किससे, OH माइनस से, क्योंकि इसमें एक प्लस I ग्रुप लगा होता है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड। कर सकते हैं भाई, ये भी आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में आप आराम से कर सकते हो। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर
फोर्थ। नेक्स्ट इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। भाई इलेक्ट्रोफिलिक कौन नहीं है? इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं? कैटायन, कैटायन और न्यूट्रल स्पीसीज, कैटायन एंड न्यूट्रल स्पीसीज which has incomplete octet, जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो जाए, और या तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो और वैकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट लोन पेयर। और इसके अलावा इलेक्ट्रोफाइल कौन हो सकते हैं? पोलर पाई बॉन्ड वाले भी इलेक्ट्रोफाइल काम कर सकते हैं, जैसे CO2 हो गया। CO2 में ऐसे पोलर पाई बॉन्ड होता है, इस पे डेल माइनस, इस पे डेल प्लस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और ये लुईस एसिड की तरह काम करते हैं, ऐसे SO3 आ जाएगा। ठीक, अब इनमें देखो सबसे पहले Cl प्लस है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना, इसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है, आराम से इसका इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। BH3 में भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही ऑक्टेट में, ये भी इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज है। NO2 प्लस ये तो कैटायन इलेक्ट्रोफाइल काम करता ही करता है। H3O प्लस नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जैसे H3O प्लस हो गया एक, भले ही इस पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट है। या NH3 प्लस है, सॉरी NH4 प्लस, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है। फर्स्ट ए, सेकंड ए एंड एल्यूमिनियम प्लस 3 कैटायंस, ये भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। नॉट वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक, ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया, ये मिस्टेक मत करना, ये पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, इन्हीं में से पूछेगा जब पूछेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। तो आंसर आ गया आपका थर्ड, आंसर इज थर्ड। और आप बोल सकते हैं ये भी आराम से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है या ऐसे जैसे मैंने सिखाया आपको क्लासेज में वैसे आपने सीख रखा है। ठीक, इनका ध्यान रखना, यहाँ पे गलती होती है। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। भाई एडिशन ऑफ HBr ऑन इथीन, ये इथीन है, अगर इस पे HBr ऐड करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा CH3CH2Br, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। दूसरा, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ये बेंजीन है, मान लीजिए यहां पे आपने Br2 ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे Br प्लस होगा, बेंजीन इस पे अटैक करेगा, है ना, तो ये ESR होती है, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, ये मीथेन है, इसका फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन करेंगे, ये FrSR होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड विद एक्वस KOH, चौथा हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड दे रखा है, ये Cl प्लस एक्वस KOH। देखो ये टर्सरी है, अब यहां पे एनाइनिक है, न्यूक्लियोफाइल अगर एनाइनिक है वो या तो SN2 रिएक्शन देता है या E2 रिएक्शन देता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे टर्सरी के साथ कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं होती, तो ये देगा SN2 की बजाय E2 रिएक्शन। ये मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, YouTube पे भी मैंने ऐसे वीडियोस अपलोड किए हैं आपके लिए, जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि कैसे आपको SN1 SN2 E1 E2 रिएक्शन पहचानना होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? कर सकते हैं इसे। ठीक, नेक्स्ट देखो आंसर क्या आ गया? फोर्थ आ जाएगा। ठीक, सॉरी फोर्थ नहीं, क्या पूछा उसने? अच्छा, प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म, तो फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म थोड़ा हुआ, इसमें तो E2 रिएक्शन हुई। फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन पूछ रहा है, थर्ड आंसर आ जाएगा। मुझे लगा एलिमिनेशन पूछा है, आंसर इज थर्ड। और ये आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं अगर आपको टाइम लग रहा है। वैसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है यार, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन यील्ड ओनली वन मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट अपॉन फ्री रेडिकल। देखो प्रोपेन है, प्रोपेन में आपके पास है ना दो टाइप के हाइड्रोजन है, तो दो टाइप के हाइड्रोजन तो मैंने आपको सिखाया, ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री, क्लास में भी सिखाया है,
ये 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री से एक टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, 2 डिग्री से दूसरे टाइप का, तो ये 2 टाइप के प्रोडक्ट आपके यहाँ पे बन जाएंगे। ये एक तो 1 क्लोरोप्रोपेन, दूसरा 2 क्लोरोप्रोपेन। और यहाँ पे अगर बात करें 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये वाला जो है आपका 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये तो नियोपेंटेन दे दिया इसने, इसमें एक ही टाइप का होता है, देखो Cl2H, एक ही टाइप का हाइड्रोजन है, तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, इसके अलावा और प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। ये लो, ठीक, तो यही आंसर आ गया। बाकी देख लो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन में 2 टाइप के हो जाएंगे, या आइसोब्यूटेन आपका, एक तो ये हो गया, एक ये और एक ये, ठीक, ये 2 टाइप के बनाएगा, ये ऐसे आप लिख सकते हो। और नेक्स्ट ये टर्सरी बना देना, और इसमें एन ब्यूटेन, इसमें आपके 2 टाइप के बन सकते हैं, प्राइमरी बे और सेकेंडरी, तो ये लिख दोगे आप, ये देखो एक, और दूसरा जो बनेगा ना 2 क्लोरोप्रोपेन, इसमें तो ये कायरल सेंटर भी है, और कायरल सेंटर तो इसके डी और एल भी बनेंगे, इसके टोटल 3 प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक, तो आंसर आ गया फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है ये, आराम से आप कर सकते हो, ठीक, सबको याद रहता है नियोपेंटेन, है ना, स्ट्रक्चर बनाने से ही क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मैंने एक एक बना के दिखा दिया आपको, आंसर इज 2, कर लेंगे भैया से, 7th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अब ये पूछ रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, Br2H दे रखा ना, तो सीधा समझ जाओ FrSr होगी, और FrSr में पता है क्या, FrSr में क्या बनता है, FrSr में बनता है भाई फ्री रेडिकल, क्या बनता है, एल्काइल फ्री रेडिकल, तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है टर्सरी हाइड्रोजन की, उससे कम सेकेंडरी हाइड्रोजन की, उससे कम प्राइमरी हाइड्रोजन की, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कहां पे होगी, प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे या टर्सरी पे, टर्सरी पे होगी, तो टर्सरी पे यहाँ पे Br एज ए फ्री रेडिकल आ जाएगा, ये CH3 है, यहाँ Br आ जाएगा, कौन सा आंसर आ रहा है, 3rd, ये अच्छा क्वेश्चन है, आंसर 3, ये भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं, ठीक, और एक काम करना, पिछला क्वेश्चन पे लिख लेना आप, ये नीट 2025 में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना, नीट 2025 में आ सकता है, और भी लिखवाऊं आपको ऐसे क्वेश्चंस, देखता हूं, फर्स्ट मैंने आज लिखवाया नहीं, शुरू से मैं बोल देता हूं एक बार, अगर कोई मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये इंपॉर्टेंट फॉर नीट, ये स्टेप पैटर्न क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें 2-3 रिएक्शन दे देगा और उनके टाइप पूछ लेगा, ठीक, और ये भी आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी काफी टाइम से नहीं आया है, सारे इंपॉर्टेंट है यार इस पेपर के, तो है ना, और कौन सा, ये आ सकता है, बोल सकते हो इंपॉर्टेंट है, फिर ऐसे सारे इंपॉर्टेंट है, फिर तो ये भी इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफाइल वाला, ठीक, ये काफी टाइम से नहीं आया है, इंपॉर्टेंट बोल सकते हो इसको आप, इंपॉर्टेंट फॉर नीट, ठीक। नेक्स्ट फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, ये भी मतलब इस पैटर्न क्वेश्चन की तरफ आजकल एग्जामिनर जा रहा है कि 4-4 स्टेटमेंट दे दी और पूछ लिया टाइम कंज्यूम करने के लिए, है ना, नीट 2025 में आ सकता है, ऐसे लिख सकते हो। और नेक्स्ट ये करवाई दिया आपको, 8th हो गया। नेक्स्ट 9th असर्शन रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, प्रोपेन रिएक्ट विद HI इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड टू गिव 1 आयोडोप्रोपेन। देखो भाई जब हम HI की रिएक्शन कराएंगे ना, किसके साथ, HI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो ये आपका ना वो नहीं देता, ये आपका FrAr नहीं देता, ये FrAr देने की बजाय क्या देता है, EAR देता है, और EAR में क्या बन जाएगा, CH3C, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सेकंड रीजन 1 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री फ्री रेडिकल। देखो असर्शन तो गलत था ही, रीजन भी गलत है, क्योंकि हम बात करेंगे, अगर बात करें स्टेबिलिटी की, तो आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल इज लेस स्टेबल देन 2 डिग्री फ्री रेडिकल होता है, तो ये भी इसका रोग है। HBr पेरोक्साइड जो हो ना, HBr पेरोक्साइड, ये आपका FrAr देता है ना, HCF, HCl और HI,
ये FR AR नहीं देते, और ये मैंने आपको क्लास में भी अच्छे से बहुत डिटेल में करवा रखा है। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। असर्शन रीजन बोथ रॉन्ग है, आंसर इज 4, आंसर 4, और आराम से ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कर सकते थे, इजी क्वेश्चन है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एंटी मार्कोनिको एडिशन ऑफ HBr इज ऑब्जर्व्ड इन। एंटी मार्कोनिको रूल ये कहता है भाई, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन अनसिमेट्रिकल रीजेंट के साथ रिएक्शन करती है, then negative part of the reagent will be attached to that carbon which has less number of hydrogen। तो इसके अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो sp2 कार्बन है, दोनों डबल बॉन्ड वाले, उन पे डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच होने चाहिए, तो वही मार्कोनिको रूल फॉलो करेगी। तो पहले में देखो, प्रोपिन फॉलो करेगा या नहीं करेगा? प्रोपिन बिल्कुल फॉलो करेगा, इसमें इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास दो। दूसरे में देखो, ब्यूट 2 इन करेगा, ये फॉलो, ब्यूट 2 इन ये फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन हो गई। तीसरा, ये थी अनसिमेट्रिक, है ना। तीसरा क्या है? पेंट 2 इन। पेंट 2 इन में भी क्या आ जाएगा? दोनों पे एक एक हाइड्रोजन आ गया, तो ये भी सिमेट्रिक है, ये भी फॉलो नहीं करेगी, तो ओनली फर्स्ट फॉलो करेगा। आंसर इज 1। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई Z इन द सीक्वेंस। भाई सबसे पहले CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन दे रखी है, HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो यहाँ होगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एंटी मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट दैट इज Br विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें प्राइमरी ब्रोमोप्रोपेन ब्यूटेन बन गया। ठीक, फिर इसके बाद ये Y बना है। अब इसकी रिएक्शन कराई है इसने इथोक्साइड आयन के साथ। इथोक्साइड आयन ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल है, ये प्राइमरी हैलाइड है, तो ये आराम से SN2 रिएक्शन देगा, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी इजीली कोशिश करते हैं SN2 देने की। मिथाइल हैलाइड और प्राइमरी हैलाइड तो SN2 की तरफ ही जाते हैं। ठीक, और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो तो सेकेंडरी भी आपका SN2 देता है, लेकिन टर्सरी कभी भी SN2 नहीं देगा। ये देखो, ये 3 बार लगे हैं, और फिर यहाँ पे ये लग जाएगा COC2H5। बताओ कौन सा आंसर है? Z पूछा ना आपसे, तो Z पूछा तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक, आंसर इज फर्स्ट। ये आपका ज्यादा से ज्यादा आप सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन बोल सकते हैं, वैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा, जिसने पढ़ रखा है उसका तो, है ना। ठीक, लिख लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, when 2-bromopentane is heated with alcoholic solution of potassium hydroxide, the major product is। देखो, 2-bromopentane दे दिया इसने, सुनना ध्यान से, ये है 2-bromopentane। ठीक, अब यहां पे इसको आपने हीट किया किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ। देखो, अगर एक्वस KOH है या अल्कोहलिक KOH है, इसमें हमेशा ये ध्यान रखो, अल्कोहलिक KOH तो हमेशा E2 रिएक्शन ही देता है। क्या देगा? आंख बंद करके E2। और कभी हीट दे दिया है तब तो आपको एलिमिनेशन कराना है, कभी SN1 या SN2 कराना नहीं है, क्योंकि SN1 SN2 आपकी लो टेम्परेचर की रिएक्शन होती है। ठीक, फिर इसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करें, अब देखो, प्राइमरी मिथाइल हैलाइड और प्राइमरी हैलाइड जनरली एनायनिक रिएजेंट के साथ देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से। ठीक, और अगर आपका सेकेंडरी हैलाइड है तो सेकेंडरी हैलाइड SN2 या E2 दोनों देने की कोशिश करता है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो E2 की तरफ, कम है तो SN2 की तरफ। और एक्वस KOH के साथ जनरली SN2 और अल्कोहलिक KOH के साथ हमेशा E2 जाएगी। तो अब इसमें E2 रिएक्शन होनी है, तो E2 रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो सेट प्रोडक्ट से मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं जनरली। तो इसमें क्या होगा? सेट प्रोडक्ट ये कहता है भाई, जैसे आप बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो बीटा कार्बन तो यहाँ पे दोनों है, दो है, ये भी है और ये भी है। अब बीटा हाइड्रोजन कौन सा रिमूव करेंगे? तो इस केस में एक कॉन्सेप्ट याद रखो, गरीब को और गरीब कर दो, यानी जिसके पास बीटा हाइड्रोजन कम है उसके पास से ही बीटा हाइड्रोजन हटाओ, यानी इसके बीटा हाइड्रोजन हटाएंगे तो सेट से मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे? देखो, यहाँ पे इसके 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो ये वाला और दूसरा लेफ्ट वाले से हटा दो। ठीक, ये वाला। तो इनमें हमेशा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? जिसमें बीटा हाइड्रोजन वहां से हटा है जहां पे बीटा हाइड्रोजन कम थे, तो वो मेजर हो जाएगा। तो ये बन गया आपका पेंट 2 इन। कौन सा आंसर आया? सेकंड। आंसर इज
2। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन, कर लेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये रिएक्शन दे रखी है, इसमें क्या करना, मेजर प्रोडक्ट इज, देखो भाई इसमें ये H2H+ दे रखा हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस ने करके दिखा रखा है, तो इसमें पूछा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे कार्बोक्टेन बनेगा, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब भी है तो एल्कीन का क्या बना लिया करो, आप कार्बोक्टेन बनाओ, कार्बोक्टेन में बगल में अगर आपका ज्यादा डिग्री वाला कार्बन है तो रीअरेंजमेंट कराओ, तो यहाँ पे मिथाइल रीअरेंज होगा, रीअरेंज होने के बाद ये बनेगा, ये बन जाएगा, यहाँ पे कार्बन आ गया, फिर वाटर से OH आ जाएगा कार्बोक्टेन पे, ये ऐसे बनता है, ठीक है ना। ये कौन सा आंसर आ गया, अब आप बताओ, पहला ही आंसर आ गया, आंसर इज फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट। इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म लिखना पड़ा तो ये सेकंड अटेम्प्ट में लिख सकते हो, आपकी सेकंड अटेम्प्ट में करना चाहिए हमें ऐसे क्वेश्चन को, है ना। ये हो गया आपका 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। पहले में प्रोपिन प्लस HCl, वो बोल रहा है कि क्या बनेगा, 2-क्लोरोप्रोपेन, बिल्कुल सही है, सेटजेफ से मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा, 2-क्लोरोप्रोपेन, पहला सही है। दूसरा प्रोपिन के साथ बोल रहा है HBr की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो ऊपर EAR हुआ था तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr तो क्या देता है, FRAR देता है और एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनता है, जबकि ऊपर वाले में मार्कोनिको प्रोडक्ट बना था, तो इसमें बन जाएगा 1-ब्रोमोप्रोपेन, ये भी ठीक है। नेक्स्ट प्रोपिन प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये देखो ये HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड का इफेक्ट ओनली HBr पे आता है, इस पे नहीं आएगा, तो इसमें EAR ही होगी और मार्कोनिको रूल ही लगेगा, इसमें भी 2-क्लोरोप्रोपेन ही बनेगा, तो ये भी सही है। नेक्स्ट प्रोपिन प्लस HBr, इसने बोल दिया 1-ब्रोमोप्रोपेन, नहीं भाई ये गलती कर दी इसने, अगर ओनली HBr लिखा ना तब तो EAR होगी और आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा मार्कोनिको रूल से, यानी यहाँ पे 2-ब्रोमोप्रोपेन बनने वाला है, 2-ब्रोमोप्रोपेन, तो ये आपकी रोंग हो गई और इनकरेक्ट उसने पूछा था, आंसर 4। आई थिंक ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, इजीली हो जाना चाहिए, ठीक है भाई, कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये देखो ये जबरदस्त क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, बिल्कुल सही है। इस रिएक्शन में क्या होता है, पहले ये Cl निकाल देगा तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 प्लस बन जाएगा और फिर ये रीअरेंज कर देता है, और रीअरेंज करने के बाद अब बेंजीन जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा, जिसको हम क्यूमिन भी कहते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोल दो, ठीक। NCERT इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलता है, या इसको आप क्यूमिन भी बोल सकते हैं, या आप इसको 2-फिनाइल प्रोपेन भी बोल सकते हैं, 2-फिनाइल प्रोपेन, ठीक है भाई, ये हो गया, असर्शन सही है। रीजन, दिस इज ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी कार्बोक्टेन इनटू सेकेंडरी कार्बोक्टेन, बिल्कुल सही है, ये प्राइमरी से क्या बना, सेकेंडरी बना, और इसलिए ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना है, असर्शन सही है, रीजन सही है, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, कौन सा आ गया है, यानी इसका मतलब पहला आंसर आ जाएगा, आंसर फर्स्ट, आसान क्वेश्चन था, नीट 2025 में आ सकता है, लिख लेना, नीट 2025 में आ सकता है, ठीक है भाई, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, इसको कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को आप, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, देखो जैसे ये है, अगर मान लीजिए लोन पेयर कंटेनिंग कोई भी ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा है या कोई एनायन है तो वो हमेशा क्या किसका काम करेगा, ऑर्थो, वो प्लस एम का काम करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कहलाएगा, ठीक। तो ऑर्थो ये क्या है, देखो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब प्लस एम या प्लस एच या प्लस आई ग्रुप है, तो ये क्या करेंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, तो बेंजीन रिंग क्या करेगी, इलेक्ट्रोफाइल पे ऑर्थो
या पैरा पोजीशन से अटैक करती है तो ये कहलाएंगे आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक, और अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है, जैसे -m-i हो जाता है, तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल पे बेंजीन रिंग अटैक करेगा मेटा पोजीशन से, और ये कहलाएंगे आपके मेटा डायरेक्टर। तो आप सीधा ये देखना शुरू कर दो, जो आपका +m+h+i ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, और -m-i वाला मेटा डायरेक्टर। ये -m होगा, है ना, ये भी -m, ये भी -m, और ये आपका +m, तो ये हो गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक, आंसर इज थर्ड। ऐसे क्वेश्चंस कर देंगे या नहीं कर देंगे भाई? ये भी आपका आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे कॉन्सेप्ट गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बताना है। ये भाई आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा इस बार, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। ये हैलोजन जब रेजोनेंस में होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का काम करते हैं, लेकिन NO2 -m है, ये मेटा डायरेक्टर आपका कहलाएगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? आंसर थर्ड। ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। ठीक है भाई, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। देखो नाइट्रोबेंजीन में क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन में ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और जिसके कारण क्या है, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, और इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण आपका बोलो रेट इट डजंट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, बाकी सब देंगे, टोलिन देगा, जाइलिन देगा, क्यूमिन देगा, ये नहीं देगा। आंसर इज 1। ठीक, स्ट्रॉन्ग -m ग्रुप होने के कारण। ठीक, और सिंपल फर्स्ट अटेम्प्ट में लिख दो। और इसीलिए इसको क्या यूज करते हैं, दैट्स वाई नाइट्रोबेंजीन इज यूज्ड एज सोलवेंट इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन भाई रिएक्ट तो करेगा नहीं, और रिएक्ट नहीं करेगा आराम से सोलवेंट का काम तो कर ही सकता है। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। ये असर्शन रीजन आ सकता है यहाँ से, नाइट्रोबेंजीन इज यूज्ड एज सोलवेंट इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, व्हाई, मतलब असर्शन लिख दिया, रीजन लिख देगा, नाइट्रोबेंजीन इज ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव टुवर्ड्स ESR या फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक, तो असर्शन सही है, रीजन भी सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखो, ये क्या है, आइडेंटिफाई X। देखो क्या होगा यहां पे, जब हम बेंजीन की रिएक्शन करेंगे किसके साथ, CH3CO Cl के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो पता क्या होगा, यहां से ये हट जाएगा और इसकी जगह COCl आ जाएगा ऐसे ESR से, और यहां पे क्या बन जाएगा, सॉरी COCH3 आ जाएगा, और इसका भी Cl निकलता है, तो इसका Cl और उसका H+, तो HCl बन जाएगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड। ठीक, मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सबको पता है। वहां से क्या होगा भाई, यहाँ पे ये नहीं निकलता, ऐसे नहीं बोलते, इसको बोलते कि H+ जाएगा यहाँ से। ठीक, और बेंजीन यहाँ से इसके ऊपर अटैक कर देगा, ये Cl- निकलेगा, उसका H+ और इसका Cl, HCl रिलीज होगा, तो X क्या हो गया, HCl। आंसर 3 नीट 2025 में आ सकता है, नीट 2025 में इस पे इतना क्वेश्चन आ सकता है। कर लेंगे भाई, आ गया तो फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप बोल सकते हो इसको। ठीक, 19th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20th में क्या आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। देखो होता क्या है भाई, जब आप CH3Cl की रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में बेंजीन के साथ, तो क्या बन जाएगा, टोलिन बन जाता है। असल में प्रोसेस क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले CH3Cl क्या करेगा, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, यहाँ AlCl3 लिख दो, ये जाएगा इसके पास, तो ये बन जाएगा CH3+, और ये AlCl4-। ठीक, अब बेंजीन क्या करेगा, बेंजीन जो है इस पे अटैक करेगा, किस पे,
इलेक्ट्रोफाइल मिथाइल कैटायन पे ये अटैक किया और यहां से इसका पाई बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे, और ये H यहाँ पे मिथाइल ये प्लस, फिर AlCl4- होगा जो, तो यहां से ये H प्लस निकलेगा और ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, वापस एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा और ये इसको Cl- दे देगा तो प्लस में HCl बन जाएगा, जैसे पीछे वाली रिएक्शन में हो रहा था। ठीक, तो क्या बना, मिथाइल कैटायन, ये इंटरमीडिएट बना आपका ये वाला। ठीक, आंसर इज थर्ड। वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। ठीक, ये हो गया भाई आपका 20th क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा आएगा, 21st देखते हैं भाई क्या है। ये देखो, इसकी रिएक्शन करा रहा है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की, टर्सरी हैलाइड है, तो बोल रहा है कि इथोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल तो डेफिनेटली ये E2 रिएक्शन देगा, और E2 रिएक्शन में यहां पे क्या बन जाएगा भाई, एल्कीन बन जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया आपका बी। और अगर टर्सरी की रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराएंगे, यहां पे बनेगा SN1 रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हीट वगैरह नहीं है, और हीट वगैरह नहीं है तो SN1 रिएक्शन देगा। तो पहले ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से ब्रोमीन हटेगा, कार्बोक्टेन बनेगा, फिर इथेनॉल यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट करके ये ऐसे जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा। बताओ, A एंड B बोथ आर, नहीं, A इज एल्कीन एंड, नहीं सॉरी, A ये वाला ना, तो A ये वाला बन गया, तो ये आंसर आ गया, B इज एल्कीन। आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट 2025 में आ सकता है। ठीक, जल्दबाजी मत कर देना, कहीं दोनों में एल्कीन बना के आ जाओ। भाई वहां पे E2 हुई है, ठीक, टर्सरी हैलाइड था, एनायनिक रिजेंट है, या तो SN2 या E2। टर्सरी के साथ कभी भी SN2 नहीं होती, इसलिए E2 हो गई, और टर्सरी के साथ SN1 भी हो सकती है, E1 भी हो सकती है, और E2 भी हो सकती है। लेकिन जब भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, या तो SN1 होती है या E1 होती है। अगर हीट दी है तो E1 कराते हैं, हीट नहीं दी है तो SN1 कराते हैं, इसलिए मैंने SN1 कराई है। आंसर 3, ये आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, हो जाएगा भाई ऐसे। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, नीट 2025 में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द कन्वर्जन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल आयोडाइड यूजिंग सोडियम आयोडाइड एंड ड्राई एसीटोन, दिस रिएक्शन इज नोन एज। देखो भाई, जब हम इथाइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका ये एल्काइल हैलाइड लिख सकते हो इसको आप, है ना, एल्काइल आयोडाइड बन जाता है, और साथ में NaX का PPT बनेगा, और इस PPT के कारण इक्विलिब्रियम मूव्स फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू ले चैटेलियर प्रिंसिपल। तो ये बढ़िया एल्काइल आयोडाइड का प्रोडक्ट बनता है। X यहाँ पे क्या हो सकता है, Cl और Br। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन लिखो, फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है, और एक है स्वार्ट्स रिएक्शन, एक है स्वार्ट्स रिएक्शन। इन दो में से एक नीट 2025 में 101% आएगी, दोनों इसी पेज पे लिखवा देता हूं। देखो, जब हम मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन मेटल फ्लोराइड लाइक AgF के साथ करवाते हैं, तो क्या बनता है, मेटल फ्लोराइड बने, ये एल्काइल फ्लोराइड बनेगा, साथ में AgX PPT बनता है। ठीक, और X क्या हो सकता है यहाँ पे भी, क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, और AgF की बजाय आप यहाँ पे AgF, HgF2 या COF2, HgF2CO, Hg2F2, COF2 या SbF3 ये यूज कर सकते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो इसका ऊपर वाले का आंसर आ गया ये फिंकलस्टीन रिएक्शन। आंसर 2 है, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, लेकिन ये ध्यान रखना नीट 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट 2025 में आएगा। नीट 2025 में फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन में से 101% आएगा। ठीक, सेडबेर रिएक्शन क्या है, स्टीफन रिएक्शन क्या है, ये होमवर्क आपके लिए है, आपको रिवाइज करनी है। आगे के चैप्टर्स में मैं आपसे क्वेश्चंस में जरूर पूछूंगा टेस्ट में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन द SN2 हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल ब्रोमाइड इज।
देखो भाई SN2 की रिएक्टिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप जानते हैं मिथाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की, उससे कम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और टर्सरी अल्काइल हैलाइड तो रिएक्शन देते ही नहीं है SN2। ठीक, तो अब देखो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, टर्सरी मिथाइल ब्रोमाइड सबसे ज्यादा, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड सेकेंडरी, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड प्राइमरी। तो सबसे ज्यादा हो गई आंसर में इसमें 2 की सबसे ज्यादा, 2 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उससे कम प्राइमरी यानी फोर्थ की, उससे कम सेकेंडरी यानी थर्ड की, और सबसे कम फर्स्ट की। ये ऑर्डर आ जाएगा, ये ऑर्डर आ रहा है आंसर 3। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक, नीट 2025 में ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। 2 की एक सेकेंड, 2 की रिएक्टिविटी से कम 4 की है, मैंने किसकी कर दी, मैंने उल्टा लिख दिया, थर्ड लिख दिया। 2 से कम 4 की, उससे कम 3 की, उससे कम 1 की, आंसर इज 1। ठीक, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम आ सकता है। ठीक है ना भाई, नीट 2025 में आ सकता है। और ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है यार, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको आते हैं और सबको आपको क्लास में करवा रखे हैं रैंकर बैच में सब इस पैटर्न क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन एन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर देयर इज इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसिमाइजेशन। देखो अगर कायरल सेंटर है, ऐसा सेंटर है जिसके चारों एटम या ग्रुप डिफरेंट है, ये देखो दिस इज कायरल सेंटर, अगर इसकी रिएक्शन कराऊं मैं किसके साथ कराऊंगा मैं, यहाँ पे किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ कराता हूं तो SN1 रिएक्शन होती है मान लीजिए। तो इस केस में क्या होगा, पहले कार्बोक्टेन बनेगा, और कार्बोक्टेन कैसा बनेगा, ये सिमेट्रिक बनता है। ठीक, तो इसमें सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो ये यहाँ पे R1 ये ऐसे, ये अगर न्यूक्लियोफाइल वहीं आ गया जहां आपका क्या लगा था, हेलोजन लगा था, तो दिस इज रिटेंशन प्रोडक्ट, रिटेंशन का प्रोडक्ट। ठीक, और अगर न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से लग गया तो देन इट इज इन्वर्जन का प्रोडक्ट। और रिटेंशन और इन्वर्जन में क्या होता है, ज्यादा इन्वर्जन का प्रोडक्ट बनता है। क्यों बनता है इन्वर्जन का प्रोडक्ट, क्योंकि जब ये न्यूक्लियोफाइल हटेगा और न्यूक्लियोफाइल इधर से ही आके अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हैलाइड आयन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपल्सन करेगा, तो इधर से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी कम, पीछे से अटैक करने की ज्यादा, इसलिए इन्वर्जन का प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा बनता है। दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, इसको बोलते हैं रेसमाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस बट इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन मोर अमाउंट देन रिटेंशन प्रोडक्ट। ठीक, आंसर इज 1। 100% रिटेंशन इन्वर्जन नहीं होगा ना, 100% रेसिमाइजेशन होगा। ऐसा मान के चलो इन्वर्जन 52% है तो ये 48% होगा, यानी हमेशा इन्वर्जन ही ज्यादा रहेगा। आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आ गया 1, और ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम लिख दो, है ना। ये हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द कंपाउंड दैट रिएक्ट द फास्टेस्ट विद सोडियम मिथॉक्साइड। देखो भाई ये सारे आपको एल्काइल हैलाइड दे रखे हैं। एल्काइल हैलाइड की तरफ की रिएक्टिविटी, अगर न्यूक्लियोफाइल की तरफ इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो रेट कम होता है इसका। क्यों, एक तो यहाँ पे हेलोजन का जो लोन पेयर है रेजोनेंस करेगा, रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड टुवार्ड्स NSR कम होती है। क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि एक तो यहाँ पे हेलोजन का जो लोन पेयर है बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, जिससे पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर डेवलप हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे कार्बन क्या है, sp2 है, जिसके कारण कार्बन और हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा, जिसके कारण बॉन्ड पोलरिटी कम आएगी। तो यहाँ पे बॉन्ड पोलरिटी कम होगी तो इजीली बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और साथ में हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा तो बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कमिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा, जिसके कारण रिएक्टिविटी घट जाती है। अब यहाँ पे अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से क्या होगा, एक तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो न्यूक्लियोफाइल जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल है और बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रिपल्सन कम होगा, जिसके कारण रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड टुवर्ड्स NSR क्या बोल देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होती है, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो देखो इनमें सबसे ज्यादा किसकी होगी,
सबसे ज्यादा होगी इसमें, देखो माइनस एम लगे दो, इसमें एक माइनस एम लगा पैरा पे, ये माइनस आई का काम करेगा क्योंकि पैरा पे ये मेटा पे लगा है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 1 की हो गई, उससे कम 2 की, उससे कम 3 की और 4 सॉरी उससे कम 4 की और उससे कम 3 की, क्योंकि 3 में कुछ भी नहीं लगा है। आंसर मैं फास्टेस्ट रेट पूछा था, आंसर इज 1, आंसर इज 1, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन नंबर 25। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बन चेंजेस इट्स हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम। देखो ये होता है आपका, एक सेकेंड, ये हमारा कार्बोनिल सब्सटेंस है, एल्डिहाइड या कीटोन। तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइज होता है ये, और ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ठीक, तो जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता है, तो ये अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, तो क्या होगा, ये यहाँ पे O- बन जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 और ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। एनसीईआरटी में दे रखा है, नीट 2025 में क्वेश्चन आ सकता है। sp2 से किस में चेंज हो गया, sp3 में, और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर से टेट्राहेड्रल में। आंसर इज 2, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, आप लिख ले, नीट 2025 में आएगा, नीट 2025 में आएगा, क्योंकि आजकल एनसीईआरटी के इतने इजी लाइन से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है भाई, 26 हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अब देखो, इज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन द गिवन कंपाउंड इज। देखो आपको पता है रिएक्टिविटी ऑफ NaR, रिएक्टिविटी ऑफ NaR इन कार्बोनिल सब्सटेंस क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। ठीक, तो अब हम हमेशा ये लिखते हैं NaR की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होती है फॉर्मेल्डिहाइड की। क्यों, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला भी नहीं है। इससे कम होती है फिर अदर एल्डिहाइड की, जैसे CH3CHO आ गया, या आपका प्रोपेनल आ गया, और फिर इससे भी कम होती है बेंजल्डिहाइड की, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में ये +M से बेंजीन रिंग इसको इलेक्ट्रॉन देता है, और कीटोन की इनसे भी कम होती है, क्योंकि कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने लगती है। ये कीटोन आ गया, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, कीटोन से कम हो जाएगी ये एसीटोफिनोन की, और इससे भी कम हो जाएगी डाइफिनाइल कीटोन की। तो ये ऑर्डर आता है। अब इन तीन में तो आराम से बता ही सकते हो आप, ऊपर वाले का ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा एसिटाल्डिहाइड, सेकंड उससे कम ये एसीटोन, थर्ड सबसे कम एसीटोफिनोन। आंसर इज 2, आंसर इज 2। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। इनसे बाहर क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक, 27 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एसीटोन रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म। देखो भाई, अगर हम बात करें, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे आप किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इस पे प्लस आता है और ये माइनस आता है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, तो इसमें ये बन जाता है। ठीक, ये MgX, फिर देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा HOH। ठीक, तो क्या बन जाता है, ये RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक, वहीं अगर आप यहाँ पे कोई अदर एल्डिहाइड ले लेते हैं एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, तो R-MgX अगर आ गया तो ये क्या करेगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इसका बना देगा सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक, और अगर यहाँ पे कोई कीटोन आ गया, कीटोन आ गया या एसीटोन आ गया, लो एसीटोन ही ले लो, इसने एसीटोन बोला है, तो ये आ गया अगर RMgX, तो क्या बन जाएगा, टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। ऐसे होता है। ठीक, कर देंगे, ये टर्सरी, ये सेकेंडरी, वो प्राइमरी बना था। ठीक, कर लेंगे भाई याद। तो क्या बना इसमें, एसीटोन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू गिव टर्सरी अल्कोहल। आंसर इज फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन इसको बोलेंगे, क्योंकि आसान है, एनसीईआरटी में भी है।
ठीक, कर लेंगे भाई ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कंसीडर द रिएक्शन। ये रिएक्शन कंसीडर करो। व्हाट सॉर्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं, फ्री रेडिकल एडिशन नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये सही है। ये सही क्यों है? क्योंकि देखो होता क्या है इस रिएक्शन में, ये है यहाँ पे सबसे पहले ये NH2 जो है ना, ये क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा यहाँ पे, और जैसे ही ये लोन पेयर डोनेट करेगा ना, इसमें देखो क्या होगा, यहाँ पे ये CH है, ये नाइट्रोजन पे आएगा प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज ऐसे NH2, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये O-, तो अब क्या होगा, ये H+ की छुट्टी कर देगा, और H+ की जब छुट्टी कर देगा ना, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा NH और NH2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, ठीक। तो अब क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा हीट करने पे ये OH और ये H+, यहां से वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है, और वाटर जब एलिमिनेशन करेगा तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, यही बन रहा है क्या उस रिएक्शन में, ठीक। ये एलिमिनेशन हुआ और यहाँ पे एडिशन हुआ था, तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। आंसर इज 4, आंसर इज 4। फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आप कर सकते हो, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, नीट 2025 में आ सकता है, लिख सकते हो नीट 2025 में आ सकता है, ठीक है ना भाई। और ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आपकी लॉटरी लग जाएगी कि आपको टेस्ट सीरीज में मैंने पहले ही करा दिया था, कर लेंगे। ये मैंने पूरा मैकेनिज्म आपको रैंकर बैच में नोट्स में भी करवा रखा है, ठीक। इसके बाद आगे क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 30, रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव टुवर्ड्स एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज। देखो होता क्या है, ये है, ये कोई भी एसिड डेरिवेटिव है, Z है यहाँ पे, ठीक। यहाँ कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, असल में एसिड AE होती है, यहाँ से ये Z जाएगा और RCO न्यूक्लियोफाइल ये ऐसे आ जाएगा, तो ये Z ये है आपका लीविंग ग्रुप, तो रिएक्टिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप टेंडेंसी, या आप यहां पे बोल सकते हो विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। अब जैसे ये दे दिया अपने को भाई, सबसे पहले ये स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो Cl- है, OCOR है, और ये OR- है, और ये NH2- है, तो आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी। तो इनमें सबसे पहले चेक करते हैं साइज Cl का सबसे ज्यादा, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, एनायन में जिसका साइज ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। फिर ये तीनों एक ही, ये देखो ऑक्सीजन पे और ये नाइट्रोजन एक ही पीरियड के हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से करेंगे, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो नाइट्रोजन के एनायन से ज्यादा स्टेबल। अब इन दोनों में ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो इसी के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी आ जाएगी। ये दे रखे ना सारे, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा आ जाएगी RCOCl की, उससे कम आ जाएगी एनहाइड्राइड की, और उससे कम आ जाएगी RCOR की, और सबसे कम आ जाएगी RCONH2 की। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक। आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें आपका, इसमें आ जाएगा सेकंड, 30 का सेकंड, आंसर इज 2। इसको भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी चीजें डायरेक्ट आपके नोट्स में सारी लिखवा रखी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हो, ठीक। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, रिवाइज करना चाहिए आपको एक, ये हो गया 30th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इसमें देखो भाई क्या है, मैच द स्टार्टिंग मटेरियल गिवन इन कॉलम 1 विद द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय दीज रिएक्शन गिवन इन कॉलम 2 इन द रिएक्शन विद HI, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। पहले देखो ए में क्या बोल रहा है, CH3OCH3 की रिएक्शन HI के साथ कराई, तो इस तरफ भी मिथाइल इस तरफ भी मिथाइल, दोनों तरफ SN2 होनी है। अगर दोनों तरफ SN2 हो रही, किसी तरफ से बॉन्ड, मतलब उस तरफ से बॉन्ड तोड़ते हैं जिस तरफ SN2 की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो इसमें तो मिथाइल ही दोनों तरफ, किसी भी तरफ से तोड़ दो, ठीक। ये बन गया मिथेनॉल, और दूसरा बन गया मिथाइल आयोडाइड। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो दूसरा, ये दे रखा है, एक तरफ आइसोप्रोपाइल और दूसरी तरफ मिथाइल, फिर इसने रिएक्शन दे रखी है HI के साथ। अब इस तरफ भी SN2 होनी है और इस तरफ भी SN2, इस बार किस तरफ से तोड़ेंगे, जिस तरफ SN2 की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी,
अब मान लीजिए इस तरफ भी SN1 हो जाए, इस तरफ भी SN1 हो जाए, तो फिर बॉन्ड उस तरफ से तोड़ेंगे जिस तरफ SN1 की रिएक्टिविटी ज्यादा है, यानी जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। और एक तरफ SN1 हो जाए, एक तरफ SN2, तो उसके इसमें जिस तरफ SN1 हो रही है उस तरफ से तोड़ते हैं। तो इसमें अब इस तरह से तोड़ेंगे क्योंकि SN1 होगी, क्योंकि ये मिथाइल ये सेकेंडरी हैलाइड है, तो सेकेंडरी की भी रिएक्टिविटी SN2 से जाती है जब तक बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन ना बन रहा हो। ये बन गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्लस मिथाइल आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये टर्सरी आ गया। अब देखो, अब मस्त क्वेश्चन है, यहां पे एक साइड टर्सरी है, एक साइड मिथाइल, तो टर्सरी तो SN2 तो कभी देगा नहीं, ओनली SN1 देगा, ये SN2 देगा, तो जिस तरफ SN1 होगी उस तरफ से तोड़ेंगे, उस तरफ आयोडीन आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड प्लस मिथेनॉल। ठीक है भाई। नेक्स्ट ये देखो, अब यहां पे देखना, ये बन गया आपका एनिसोल। एनिसोल के केस में क्या होगा भाई, इस तरफ से बॉन्ड टूटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में है, तो यहां से टूटने की बजाय यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो HI के साथ जब रिएक्शन कराएंगे क्या होगा, इस तरफ से टूटेगा ये I और ये H, यानी फिनोल और मिथाइल आयोडाइड आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब मैच करो, A मैच कर गया मिथेनॉल और मिथाइल आयोडाइड थर्ड के साथ, ये मैच करेगा किसके साथ, सेकंड के साथ, और ये मैच कर जाएगा किसके साथ, सॉरी ये सेकंड के साथ नहीं, ये मैच कर गया आपका फोर्थ के साथ, और ये मैच कर गया थर्ड के साथ, C D मैच कर गया फर्स्ट के साथ। वैसे तो आप ओनली है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आप कंपाउंड मॉलिक्यूल्स को देख के भी आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक, सेकंड फोर्थ, A का सेकंड, A मैच किया थर्ड के साथ, थर्ड फोर्थ सेकंड वन, सॉरी यार मैंने फिर गलती कर रखी है, A का तो थर्ड और B का क्या आया 4 और C का क्या आया, C का आया 2, तो 3 4 2 1, आंसर इज 4। ठीक है, वो लिखने में गलती हो गई थी यहाँ पे ना, इनको मैं सही से लिख देता हूं ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। ये क्या आएगा, ये मैच किया किसके साथ, 4 के साथ, C मैच किया 2 के साथ और D मैच किया 1 के साथ, आंसर इज 4। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, लेकिन इतना मुश्किल और इतना आसान तो मुश्किल ही पूछता है एग्जामिनर, है ना, लेकिन फिर भी रिवीजन हो गया अपना कॉन्सेप्ट का। 31st हो गया फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो भाई, ROH की रिएक्शन कराओगे HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, दिस इज लूकास रीजेंट, ये क्या करेगा, RCl की व्हाइट टर्बिडिटी बनाता है, क्या बनाता है, व्हाइट टर्बिडिटी। अगर रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी सबसे कम होती है प्राइमरी अल्कोहल की, प्राइमरी अल्कोहल ये व्हाइट टर्बिडिटी बनाएगा 30 मिनट में, वहीं सेकेंडरी अल्कोहल ये टर्बिडिटी बना लेगा आपका ओनली 5 मिनट में, और टर्सरी अल्कोहल बनाएगा 3 से 5 सेकंड में। आंसर बताओ कौन सा है, टर्सरी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, आंसर इज थर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025, पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, और ये तो आपने बहुत कर रखा है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी आएगा। ठीक, आंसर इज थर्ड, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ये हो गया हमारा 32nd। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्काइल हैलाइड्स इनटू अल्कोहल्स इन्वॉल्व्स। भाई अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे क्या करोगे, OH माइनस के साथ रिएक्शन कराओगे, और OH माइनस के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये ROH बनेगा, तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन या रीअरेंजमेंट, सब्स्टिट्यूशन है, आंसर इज 2। ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन आपका था। ठीक है भाई, नेक्स्ट कौन सा आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ये कार्बोनिल सब्सटेंस दे रखा है, मैच द कॉलम करना है। ओके, अगर हम कार्बोनिल सब्सटेंस की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, यहां से पानी निकल जाएगा, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑक्जाइम, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्जाइम बन जाता है। ये हो गया A।
बी बताओ, बी हाइड्रोजन के साथ कराएंगे। हाइड्रोजन के साथ क्या बनेगा, हाइड्राजोन बनेगा, हाइड्राजोन बनेगा, यहां से पानी निकल जाएगा ऐसे, तो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। नेक्स्ट थर्ड क्या दिया है, 2,4-DNP के साथ, ये C डबल बॉन्ड O और 2,4-DNP का मतलब क्या है, एनिलीन के सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा है, NO2 ग्रुप, तो यहां से ऐसे पानी निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, तो ये बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O N, ये ऐसे, ये बन गया 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, ठीक। और सेमी कार्बाजाइड डी, सेमी कार्बाजाइड इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से करना। इसमें देखो NH2 NHCO NH2, ये होता है सेमी कार्बाजाइड। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस नाइट्रो NH2 के H2 दोनों हाइड्रोजन निकाल देते हैं, लेकिन इसका निकलेगा जो रेजोनेंस में नहीं है, ठीक। ये रेजोनेंस में है, ये भी रेजोनेंस में, ये रेजोनेंस में नहीं है, तो वो करेगा न्यूक्लियोफाइल का काम, और ये बन जाएगा सेमी कार्बाजोन। ये हो गया सेमी कार्बाजोन। कर लेंगे भाई ऐसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, वेरी लिखो, नीट 2025 में आएगा, सीधा लिखो, नीट 2025 में आएगा। हे एग्जामिनर, नीट 2025 में ये मैच द कॉलम जरूर पूछे। आंसर क्या आएगा इसका, ए का मैच कर गया हाइड्रोक्स ऑक्साइम के साथ, 4 बी मैच कर गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ, 3 2,4-DNP मैच कर गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन 2 के साथ, सेमी कार्बाजाइड सेमी कार्बाजोन, तो 4 3 2 1, आंसर इज 2, आंसर इज 2, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था आपका, ठीक है भाई, कर लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच द कॉलम है, आपकी एनसीईआरटी में कार्बन कंपाउंड में टेबल दे रखी है, तो वहां से मुझे उम्मीद है नीट 2025 में 101% एग्जामिनर मैच द कॉलम पूछेगा एग्जैक्ट इसी पैटर्न का। बस ज्यादा डिफरेंस क्या क्रिएट कर सकता है, जैसे ये रिएक्शंस लिख दी मैंने, ये लिख के दे दी मैंने, और इधर प्रोडक्ट ये लिखने की बजाय वो आपसे पूछ रहा है कि बन क्या रहा है, ऑक्साइम बनेगा, सेमी कार्बाजोन बनेगा, या से आपका हाइड्राजोन बनेगा, या 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनेगा, इस टाइप से। तो मैच द कॉलम एग्जामिनर करा सकता है, या सिमिलर यही क्वेश्चन भी आ सकता है, इस पैटर्न में आए या इस पैटर्न में आए। अब मुझे पूरी उम्मीद है मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आराम से कर लेंगे। क्या किया है, कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ क्या बनाएगा, ऑक्साइम बनाएगा, यहाँ पे NH2 का हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन पानी निकल जाएगा, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ये क्या बनाएगा, हाइड्राजोन बनाएगा, और 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ, अच्छा एक सेकेंड, ये सही नहीं लिख रखा, इसको सही लिख देते हैं, यहाँ पे ये आएगा NH2 आएगा एक और यहां से पानी निकलेगा, ठीक। तो अब इसको आप ऐसा लिख के दिखाओगे, ये एक सेकंड, ये ऐसे लिख के दिखाएंगे, सॉरी, ठीक। अब ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ठीक, और सेमी कार्बाजाइड के साथ सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। कर लेंगे भाई, ये था 34th क्वेश्चन। कुछ नोट करना तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें देखो क्या है, पहले इसने रिएक्शन कराई, ये एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपको पता है सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा ऐसे, ये बन गया। अब एक काम करो, इसकी H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बन जाएगा, ये बी बोल रहा है बन जाएगा, और बी बनेगा आपका एल्कीन। फिर बोल रहा है कि इसकी HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो ये एंटी मार्कोनी को एडिशन करेगा जिसमें इसका हाइड्रेशन होता है, और क्या बन जाएगा, 1 प्रोपेनॉल बन जाएगा। तो ये तो है 1 प्रोपेनॉल है ना, और ए वाला है 2 प्रोपेनॉल, और ये बोल रहा है ए और सी में क्या रिलेशन है, दे आर पोजीशन आइसोमर्स। आंसर इज 2। गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम। इसको भी आप फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में कर सकते हैं, ठीक है भाई, कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। इसमें देखो क्या है, व्हाट विल बी द
ए इन द फॉलोइंग। देखो ये देखा आपको OMDM। OMDM में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, मार्कोनी को रूल एप्लीकेबल है, कार्बोक्टेन रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो इसमें सीधा एक काम करो, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये हो गया इसका आंसर। कौन सा आ रहा है, रीअरेंजमेंट मत कराना, बस पहला ही आंसर आ जाएगा। आंसर इज फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो। 36 हो गया। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन, ये देखो इसमें क्या है, ये HBr के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा और यहाँ पे ऐसे ऐड हो जाएगा बेंजीन, यहाँ पे स्टेबल कार्बोक्टेन बनेगा, इसी का ऐड हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आ भी चुका है ऑलरेडी नीट और जेईई मेंस में। तो आंसर 2 आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, कर देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2-bromobutane is treated with alcoholic KOH। 2-bromobutane ये Br CH3, इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। देखो भाई यहाँ पे ना E2 रिएक्शन होगी, एक तो आपका प्रोडक्ट बन सकता है यहां से, ये है ना ऐसे, एक तो ये हो गया। दूसरा इधर से भी एलिमिनेशन हो सकता है, और इधर से एलिमिनेशन में तो होफमैन प्रोडक्ट बना, इधर से क्या बनेगा, सेडजैक प्रोडक्ट बनेगा, यानी हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर लेस, दैट इज सेडजैक प्रोडक्ट। तो अब उधर से रिमूव करेंगे ना, एंटी एलिमिनेशन होता है, तो यहाँ पे सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है। तो ट्रांस एंटी एलिमिनेशन में मेजर प्रोडक्ट बनता है, क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है E2 में हमेशा। तो मेजर कौन हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, और ये दोनों क्या कहलाएंगे, माइनर कहलाएंगे। और उसने मेजर पूछा है, मेजर कौन सा है, ट्रांस 2-ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, ट्रांस 2-ब्यूटेन। आंसर इज फोर्थ, आंसर इज फोर्थ। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ये आपका, ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, इसमें है ही नहीं कुछ, सीधे सीधे क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है ये, ठीक। 38 हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, when subjected to acid catalyzed hydration the order of reactivity of alkanes is। देखो भाई अगर मान लीजिए यहाँ पे एल्कीन है ये, और इसका हम एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करते हैं H2OH+, तो सबसे पहले एल्कीन इसमें ना आपका ये बन जाएगा, ठीक। असल में होता क्या है, एल्कीन क्या करती है, सबसे पहले जाकर के H+ पे अटैक करेगी, और H+ पे अटैक करने के बाद क्या बनाएगी, कार्बोक्टेन बना लेगी। और कार्बोक्टेन बनता है इसलिए क्या है, कार्बोक्टेन रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टेन के, ठीक। समझ आया कि नहीं। फिर वाटर अटैक करता, वो तो कहानी अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ये ऐसे, ठीक। अब देखो, अब इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोक्टेन कौन बनाएगा, पहले वाला CH3, ये देखो CH2, और फिर ये वाला, और इथीन में तो बहुत कम स्टेबल कार्बोक्टेन बनेगा, तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इसी का हो जाएगा, 1 का उससे कम, 2 का उससे कम, 3 का। आंसर इज 3, और ये था आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का वेरी इजी क्वेश्चन, कर सकते हैं भाई। 39 भी हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 40 में देखो क्या है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आ चुका है वैसे नीट में, है ना। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बोल रहा है H2O इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HgSO4, ये कैटालिस्ट का काम करेगा, बाकी बस हाइड्रेशन होता है। रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन कम होता है जनरली, तो HgSO4 यूज किया जाता है टू इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइंस। तो इसमें ना मार्कोनी को रूल एप्लीकेबल रहेगा, ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट OH विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये बन गया A। अब यहाँ पे क्या है, इनोल फॉर्म है, तो इनोल फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ये बन जाएगा आपका B, ये B है। तो बताओ A और B क्या है, A और B इनोल और ये कीटो। आंसर इज थर्ड, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था ये आपका, कर देंगे भाई ऐसे क्वेश्चंस। 40th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41,
विच विल अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। देखो रेट ऑफ SN2 आपको याद होगा, मैंने अभी भी बताया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब इनमें बताओ भाई, ये क्या है 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। अब सबसे ज्यादा रेट कहां पे होगा, प्राइमरी में, यानी थर्ड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। फिर ये 2 सेकेंडरी है, 2 सेकेंडरी में एक तो क्या है साइक्लोहेक्सेन लगा है, इसमें मिथाइल भी लगा है, ठीक। तो मिथाइल जहां लगा है वहां की रिएक्टिविटी थोड़ी और कम हो जाएगी, तो फोर्थ वाले की ज्यादा और फर्स्ट की कम और सेकंड की सबसे कम, ये ऑर्डर आ जाएगा। तो SN2 का फास्टर पूछा उसने, प्राइमरी का हो जाएगा आंसर 3। ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। 41st हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विच वन इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछा, ये तो सीधा सीधा हाइड्रेशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट ऐड होता है, ये R ये माइनस है, ये जाकर के इसके ऊपर अटैक करता है, ठीक। ये इसके ऊपर माइनस होता है ना, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है यहाँ पे कार्बन ग्रुप पे, ये NaR होती है, और यहाँ पे देखो ये Br जाएगा और NH3 इसकी जगह आकर के अटैक करेगा, ये NSR हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये एल्डिहाइड कीटोन की HCN के साथ ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। आंसर इज 3rd। उसने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछा था, वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन। इस पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, है ना। ये है तो वन लाइनर क्वेश्चन, लेकिन 2-3 रिएक्शन की नॉलेज आपको होगी तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, SN2 रिएक्शन रेयरली अकर्स इन। देखो ये आपको ना सारे ईथर्स दे रखे हैं, और ईथर में जब हम रिएक्शन करवाते हैं ना, यहाँ पे ये HX की रिएक्शन करवाते हैं, जनरली HX के साथ हीट किया जाता है, इसमें आपके SN1 रिएक्शन भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है। देखो SN1 रिएक्शन कब होगी, SN1 रिएक्शन तब होगी जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाए, या स्टेबल कार्बोक्टेन बन रहा हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टेन ज्यादा हो। और SN2 कब होती है, जब स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाए। अच्छा, कई बार हम है ना जो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस होती है उसमें ये भी देखते हैं कि अगर प्राइमरी हैलाइड है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा बदलते हैं। लेकिन ईथर वाली रिएक्शन में स्पेशली आप ध्यान रखना, SN2 के लिए हम स्टेरिक हिंड्रेंस पे फोकस करते हैं, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी वही रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो अब इनमें सब में देख लो, ये प्राइमरी ये मिथाइल, ये टर्सरी ये मिथाइल, इधर तो SN1 हो जाएगी, SN2 का चांस ही नहीं है। ये प्राइमरी ये मिथाइल, ये प्राइमरी ये इथाइल। लेकिन अब फर्स्ट ये 3rd ऑप्शन है ये, और ये 4th। इनमें सब आप ध्यान से देखें, फर्स्ट 3rd और 4th में प्राइमरी है और लेफ्ट साइड दोनों प्राइमरी, इसमें मिथाइल इसमें मिथाइल इसमें इथाइल। लेकिन प्राइमरी सबसे छोटा किसका है, इथाइल है, क्योंकि एलाइल तो बड़ा प्राइमरी है, बेंजाइल और बड़ा प्राइमरी है, और इसमें मिथाइल भी है साथ में, ठीक। तो ये इसके कारण, इन बड़े एल्काइल ग्रुप के कारण तो रिएक्टिविटी SN2 में फर्स्ट वाले की ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें आपको मेन स्टेरिक हिंड्रेंस पे फोकस करना होता है। इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते इसको, ठीक, लेकिन आपको पता होना चाहिए SN2 में मेन ध्यान देना है जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। तो आंसर 1 आ गया, और फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं या सेकंड अटेम्प्ट में इसको कर सकते हैं, ठीक। ये था 43rd क्वेश्चन। नेक्स्ट 44th, आइडेंटिफाई B and D इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले इथीन की रिएक्शन कराई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो क्या बन जाएगा भाई, CH3 CH2 SO3H। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, क्या बन जाएगा, यहाँ पे है ना ये जो SO3H है ये OH में चला जाएगा। फिर PBr3 के साथ ये बन जाएगा CH3 CH2 Br। फिर क्या बोल रहा है D क्या होना चाहिए, एल्कोहलिक KOH। तो क्या बना देगा, वापस इसको एलिमिनेशन करा देगा। तो अब बताओ क्या पूछा इसने, B and D are, B is ethanol, B is ethanol and D is alcoholic KOH। आंसर इज 4, आंसर इज 4। ये भी आपका फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, कर लेंगे ऐसे। 44th हो गया। नेक्स्ट है 45th क्वेश्चन, विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। रेट ऑफ SN1 क्या होता है आप जानते हैं भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टेन एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसकी होगी, बोलो। सबसे पहले अगर हम देखें, देखो ये तो है सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये है प्योर टर्सरी और ये है प्योर प्राइमरी। तो टर्सरी की सबसे ज्यादा होगी C6H5C
और यहाँ भी लगा, दो दो फिनाइल रिंग लगी है, ये टर्सरी की सबसे ज्यादा हो गई, ठीक। उससे कम दोनों सेकेंडरी। अब दोनों सेकेंडरी में कौन सा ज्यादा? फर्स्ट वाला, क्योंकि वहां पे 2 फिनाइल आएगा ना, तो 2 फिनाइल आएगा तो थोड़ा सा ज्यादा होगी उसकी कार्बोक्टेन की स्टेबिलिटी। उससे कम अब ये वाला आ जाएगा C6H5 CH3Br, और सबसे कम C6H5 CH2Br2 Br, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी, ये ऑर्डर आ जाएगा। तो फास्टेस्ट किस में हो जाएगा? थर्ड में। आंसर इज थर्ड। ये था आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन। और लिखना इसके ऊपर, ये क्वेश्चन नीट 2025 में 100% आएगा। हे एग्जामिनर, नीट 2025 में ये क्वेश्चन पूछो, ये क्वेश्चन पूछो। क्यों बोला मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और हमने इसको कैसे किया है? उसने पूछा रेट ऑफ SN1 किसका सबसे ज्यादा होगा? भाई रेट ऑफ SN1 होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टेन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, इन दो फैक्टर से करते हैं। तो टर्सरी में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होती है, टर्सरी का सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी का, उससे कम प्राइमरी का, तो टर्सरी सबसे आगे आ गया। फिर उसके बाद दोनों सेकेंडरी में ये वाला ज्यादा इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे 2 फिनाइल रिंग है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोक्टेन बनाएंगे, जबकि यहाँ पे एक ही फिनाइल रिंग है, ठीक। और प्राइमरी सबसे पीछे चला जाएगा। तो ये आपका एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट एग्जाम्पल है, एज इट इज नीट एग्जाम में 101% आएगा। अभी नोट कर लो, एग्जाम होने के बाद आप मुझे थैंक यू बोलना, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। भाई मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट करने का मतलब क्या था? बेस को प्रोटोनेट करते हैं, बेस को हम H+ देते हैं, तो जो वीक बेसिक होगा तो वो क्या होगा? उसको मोस्ट डिफिकल्ट होगा प्रोटोनेट करना। तो मोस्ट बेसिक क्या हो जाएगा? मोस्ट इजी टू प्रोटोनेट। और लीस्ट बेसिक क्या हो जाएगा? लीस्ट बेसिक मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, ठीक। कैसे करेंगे? देखो, जैसे इसमें फिनोल दे रखा है, वाटर दे रखा है, मिथेनॉल और ये ईथर। तो फिनोल जो है, फिनोल यहाँ पे क्या होगा? सबसे कम बेसिक होगा, ये या यूं कहे ये मोस्ट एसिडिक है, इनमें ये मोस्ट एसिडिक है, दैट इज लीस्ट बेसिक हो गया, हेंस डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। इसको प्रोटोनेट करना बहुत मुश्किल होगा, ये तो खुद प्रोटोन देना चाहेगा, ये तो खुद H+ देना चाहता है। आंसर इज 1। नीट एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन PYQ में आ चुका है, ठीक। आंसर 1, और आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, ठीक। ये था 46 क्वेश्चन। नेक्स्ट 47, डाइल्यूट HNO3 के साथ, देखो फिनोल की रिएक्शन करानी है डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो इसमें क्या करेगा? ये ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक। लेकिन इसमें पैरा हमेशा मेजर होगा। पैरा मेजर क्यों होता है? क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा, सॉरी, ऑर्थो और पैरा में, इसमें ऑर्थो मेजर होगा, ये मेजर होगा। इसका रीजन क्या है? ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है भाई। और दूसरा आपका जो बनेगा वो पैरा आइसोमर बनेगा, वो माइनर हो जाएगा। आंसर बताओ कौन सा है? आंसर इज फर्स्ट। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है और नीट 2025 में आ सकता है, नीट 2025 में आ सकता है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, असर्शन रीजन, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर रिएक्ट विद HBr टू फॉर्म टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड मिथेनॉल। देखते हैं क्या बनेगा। ये है टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर और इसकी रिएक्शन कराई HBr के साथ। इधर तो SN2 देगा, इधर SN1 देगा। आपको पता रिएक्टिविटी ऑफ SN1 ज्यादा होती है, इसलिए SN1 की तरफ से बॉन्ड टूटेगा, यहां Br आएगा और ये H, ये बन जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और
मिथाइल अल्कोहल यानी मीथेनॉल। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, इट फॉलोज SN1 मैकेनिज्म, बिल्कुल सही है, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू हुआ है। असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। आंसर कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा, और आंसर फर्स्ट आकर के ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक, और ऐसा क्वेश्चन नीट 2025 में आ सकता है। कर देंगे ऐसा क्वेश्चन आया तो? ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका 48th क्वेश्चन। तो ऐसे डायरेक्ट आपके केयर टेस्ट सीरीज से नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाइमिथाइल ईथर इज एन। भाई, विलियमसन ईथर सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाइमिथाइल ईथर इज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन SN2 होती है। देखो, जैसे ये मिथाइल ब्रोमाइड है मान लीजिए, और इसकी मैं रिएक्शन कराऊं सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, तो ये क्या करेगा? ये यहां पर आकर के अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है थ्रू SN2 मैकेनिज्म। ठीक, तो ये भी आपका आंसर आ गया। फोर्थ और बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो जाएगा, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट 50th क्वेश्चन। इसमें देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली टू बी क्लीव्ड बाय हॉट कंसंट्रेटेड HBr। देखो, ये दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है, और रेजोनेंस की वजह से ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इसमें आएगा दोनों तरफ, तो इसलिए ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। और इसमें अगर तोड़ना है, ये इधर तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा ड्यू टू रेजोनेंस, इधर से आराम से टूट जाएगा। ये Br और ये H करके ये क्या बना लेगा? यहाँ पे ये Br और फिनोल बना लेगा। नेक्स्ट केस में अगर हम बात करें, आप किधर से भी तोड़ सकते हो क्योंकि दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्जेनोल प्लस ये ब्रोमोसाइक्लोहेक्जेन। ठीक, और इसमें इधर से नहीं टूटेगा, ये इधर से टूटेगा क्योंकि स्टेबल कार्बोक्टेन बन रहा है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा फिनोल प्लस बेंजाइल ब्रोमाइड। ये देखो, तो ये है गुड क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम, फॉर नीट 2025 भी बोल सकते हो, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक, और ये मैं कहूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, जिसका आंसर भी क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। ठीक, आंसर इज फर्स्ट। ठीक है भाई, तो ये थे आपके GOC2 के टेस्ट के सॉल्यूशंस। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। जो मिस्टेक्स मैंने आपको सिखाई है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, वो आप नोट करके जरूर अच्छे से रिवाइज करेंगे। और ऐसे ही आपको आगे भी केयर टेस्ट सीरीज के हर टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद वीडियो सॉल्यूशन देखना है, उसकी मिस्टेक लिखनी है और एग्जाम तक बार बार रिवाइज करनी है, ताकि एग्जाम में कोई भी मिस्टेक ना हो और आप अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं। ठीक है भाई, तो ऐसे केयर टेस्ट सीरीज को अच्छे से फॉलो करते रहो। कृष्णा बैच को अच्छे से फॉलो करो, कृष्णा बैच से NCERT को रिवाइज करो। और बीवाइज क्लासेस के रैंकर बैच में जो मैं आपको पढ़ाता हूं, जहां पे डॉक्टर और आपका नेम लिखवा के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाता हूं, या जहां पे लिखवाता हूं नीट 2025 एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साथ के साथ रिवाइज करते चलो। आप आराम से केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।